नमस्कार दोस्तों, मैं आलोक शुक्ला आज फिर उपस्थित हूं प्रसंग में एक बिल्कुल नए विषय पर नए वीडियो के साथ। लेकिन आगे बढ़ने के पहले मेरी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकॉन भी दबा दीजिए ताकि आपको हर नए वीडियो का नोटिफिकेशन जल्दी से जल्दी मिलता रहे। साथ ही यह अनुरोध भी है कि इस वीडियो को लाइक करिए और ज्यादा से ज्यादा शेयर भी करिए। आज हम लोग भारत और चीन संबंधों के बारे में एक ऐसे विषय पर बात करेंगे जो चीन का डंका पूरी दुनिया में बजा सकता है। यह है बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव, BRI या OROB। इसे चीन में वन बेल्ट वन रोड के नाम से जाना जाता है। कभी कभी इसे न्यू सिल्क रोड भी कहा जाता है। यह चीनी सरकार द्वारा अपनाई गई एक वैश्विक अधोसंरचना विकास रणनीति है। वर्ष 2013 से चीन ने 150 से अधिक देशों और अंतर्राष्ट्रीय संगठनों में इस योजना के अंतर्गत निवेश किया है। इसमें 6 शहरी विकास भूमि गलियारे हैं जिन्हें सड़क, रेल, ऊर्जा, डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर और बंदरगाहों के माध्यम से समुद्री रेशम मार्गों से जोड़ा जा रहा है। सितंबर 2013 में कजाकिस्तान की आधिकारिक यात्रा के दौरान चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने सिल्क रोड इकोनॉमिक बेल्ट की घोषणा की थी। बेल्ट का तात्पर्य है लैंडलॉक्ड मध्य एशिया के साथ प्रसिद्ध ऐतिहासिक व्यापार मार्गों के रास्ते, पश्चिमी देशों के बीच परिवहन के लिए प्रस्तावित मार्ग। इसे प्राचीन सिल्क रोड के रास्ते ले जाने की योजना बनाई गई है। इस योजना में रोड का अर्थ है 21वीं शताब्दी की मैरीटाइम सिल्क रोड, जो दरअसल इंडो पैसिफिक, हिंद महासागर और दक्षिण एशिया के समुद्री मार्ग हैं। यह योजना चीनी नेता शी जिनपिंग की विदेश नीति का केंद्र बिंदु है। BRI के माध्यम से चीन अपनी कूटनीतिक शक्ति को बढ़ाकर वैश्विक मामलों में एक बड़ी नेतृत्वकारी भूमिका निभाने का प्रयास कर रहा है। इसकी तुलना अमेरिका के मार्शल प्लान से की जाती है। यूट्यूब के चैनल HCUST इंस्टीट्यूट फॉर इमर्जिंग मार्केट स्टडीज IEMS पर एलिशिया गार्सिया हेरारो बता रही हैं कि कैसे यह परियोजना मार्शल प्लान जैसी ही है। यह वीडियो क्रिएटिव कॉमन्स एट्रीब्यूशन लाइसेंस रीयूज अलाउड के अंतर्गत उपलब्ध है। And if you think about how it's gone so far with, the big investments in Pakistan, say, and then, India's reaction to that, and India being out of the Belt and Road, for example. I mean, you can see how China is carving out that security area in the very same way as the US did with the Marshall Plan, opposing the Soviet potential risk for Western Europe. मार्शल योजना प्लान पश्चिमी यूरोप को आर्थिक सहायता प्रदान करने के लिए 1948 में लागू की गई एक अमेरिकी पहल थी। अमेरिका ने द्वितीय विश्व युद्ध की समाप्ति के बाद पश्चिमी यूरोप की अर्थव्यवस्था को $13.3 बिलियन हस्तांतरित किए थे। इस योजना को 3 अप्रैल 1948 से शुरू करके 4 वर्षों तक संचालित किया गया था। जहां तक चीन का सवाल है, 2024 की शुरुआत में 140 से ज्यादा देश BRI का हिस्सा बन चुके हैं। इन देशों ने दुनिया की लगभग 75% आबादी रहती है। दुनिया की जीडीपी में इन देशों का आधे से अधिक योगदान है। 2017 में चीनी कम्युनिस्ट पार्टी ने इस पहल को अपने संविधान में शामिल किया था। शी जिनपिंग की सरकार इसे क्षेत्रीय कनेक्टिविटी को बढ़ाने और एक उज्जवल भविष्य को अपनाने के प्रयास के रूप में प्रचारित करती है। इस परियोजना की लक्षित पूर्णता तिथि 2049 है, जो पीपुल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना का शताब्दी वर्ष भी है। विश्व बैंक के अध्ययनों के अनुमान से यह कहा जाता है कि BRI में भाग लेने वाले 155 देशों में व्यापार में 4.1% तक बढ़ोतरी हो सकती है। यह भी अनुमान लगाया गया है कि इस योजना से वैश्विक व्यापार की लागत 1.1% से 2.2% तक कम हो सकती है और पूर्वी एशियाई और प्रशांत क्षेत्र के विकासशील देशों की GDP 2.6% से 3.9% तक बढ़ सकती है। सेंटर फॉर इकोनॉमिक्स एंड बिजनेस रिसर्च के अनुसार BRI से 2040 तक विश्व के सकल घरेलू उत्पाद में $7.1 ट्रिलियन प्रतिवर्ष की वृद्धि होने की संभावना है।
CEBR का यह कहना भी है कि इस पहल के गति पकड़ने से अन्य देशों को भी इसमें शामिल होने की संभावना है। इस योजना के समर्थक इन बातों के लिए इसकी प्रशंसा करते हैं। मानवाधिकारों के उल्लंघन और पर्यावरण पर इसके प्रभावों के अलावा आर्थिक साम्राज्यवाद और ऋण जाल कूटनीति को लेकर इसकी आलोचना भी हुई है। YouTube के चैनल दैट्स ऑल आई हैव टू से अबाउट दैट पर क्रिएटिव कॉमन्स एट्रीब्यूशन लाइसेंस रीयूज अलाउड के अंतर्गत उपलब्ध इस वीडियो में इस ऋण जाल कूटनीति को श्रीलंका के परिप्रेक्ष्य में समझाया गया है। China takes control of a Sri Lankan port on one of the world's busiest shipping routes. Now, both countries are calling it a win-win. Sri Lanka, struggling to pay its debts, has signed a huge port deal with China, which will give it a foothold in the busy sea lanes between Asia and Europe. Yeah, it's a win-win. You keep both your kneecaps and we get your port. The deal raised roughly $1 billion in debt for the port project. Sri Lanka is now in more debt to China than ever, as other loans have continued and rates remain much higher than from other international lenders. I gotta say, it's a breath of fresh air to finally have some good diversity in the imperialist nations category. As a white guy, it feels good to finally be able to say, can't pin this one on us. Now, to start this conversation, we need to break down. इस योजना में उन पुराने व्यापार मार्गों पर निर्माण किया जा रहा है जो कभी चीन को पश्चिम से जोड़ते थे। उत्तर में मार्को पोलो और इब्न बतूता के मार्ग, दक्षिण में मिंग राजवंश के एडमिरल जेंग हे के समुद्री अभियानों के मार्ग हैं। बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव अब ऐतिहासिक सिल्क रोड व्यापार मार्गों के संपूर्ण भौगोलिक क्षेत्र को कवर करता है, जिसका उपयोग प्राचीन काल में किया जाता था। YouTube की चैनल न्यूज क्लिक इन पर क्रिएटिव कॉमन्स एट्रीब्यूशन रीयूज अलाउड के अंतर्गत उपलब्ध इस वीडियो में वरिष्ठ पत्रकार प्रवीर पुरकायस्थ विश्व में ट्रेडिंग पर इस परियोजना के प्रभावों को बड़ी अच्छी तरह से समझा रहे हैं। World trade configured, and what is China attempting to do with this massive project? It's clear that current global trade is really by sea and dominated by a certain set of powers who were the maritime powers, originally the colonial powers, and now it's the United States as well. They dominate the current world trade. 90% of the world's trade is known to be on sea. So this is what the current configuration of the world trade is, dominated by maritime powers and on the seas. The Eurasian landmass had the original Silk Route, which is how the connections were. So this would also bring about a change in terms of the European and Asian countries' the ability to trade together using land routes. So revival of the original land routes, rail, pipelines, roads. This would then be the configuration of the trade as well. It's not only to see this as a either or issue. It's not that the old ocean routes would go away. They would still stay. But this would also bring the Asian economies, the European economies together, using what were the original ties that they had. And a lot of goods which today really can't move. For instance, from Central Asia, if you want to bring fruits to India, for instance. Now that could reach through a railroad route, probably in about 4 to 5 days. Now it cannot. So those are the kind of changes that could take place. So there is a possibility of looking at new opportunities for trade using this. See, and this project BRI से चीनी कंपनियों के लिए नए बाजार विकसित हो रहे हैं। इससे अन्य देशों के संसाधनों तक चीन की पहुंच बढ़ती है और साझेदार देशों के साथ उसके संबंध मजबूत होते हैं। परियोजना में शामिल देशों को चीन ऋण देकर अपने उत्पादों की मांग में वृद्धि करता है। विकासशील देशों को लगता है कि चीन के साथ व्यापार पश्चिमी देशों के साथ व्यापार की तुलना में उन्हें कम आर्थिक नुकसान देता है। हालांकि कुछ देश, विशेष रूप से अमेरिका, संभावित चीनी प्रभाव के कारण परियोजना की आलोचना करते हैं, लेकिन बहुत से देश इसमें एशिया, यूरोप और अफ्रीका को एक साथ जोड़कर और आगे बढ़कर एक नए वैश्विक विकास इंजन के निर्माण की संभावना भी देख रहे हैं। समुद्री रेशम मार्ग में पहले से ही दुनिया के आधे से ज्यादा कंटेनरों के लिए मार्ग है। चीन इस मार्ग में गहरे पानी के बंदरगाहों का विस्तार कर रहा है, लॉजिस्टिक्स हब बनाए जा रहे हैं और भीतरी इलाकों में नए यातायात मार्ग बनाए जा रहे हैं। समुद्री रेशम मार्ग चीनी तट से दक्षिण तक चलता है, हनोई, कुआलालंपुर, सिंगापुर और जकार्ता को जोड़ता है।
फिर पश्चिम की ओर श्रीलंका की राजधानी कोलंबो और मालदीव की राजधानी माले को जोड़ता है। वहां से आगे जाकर अफ्रीका और केन्या के मोम्बासा शहर और फिर उत्तर की ओर जिबूती तक लाल सागर और सुएज नहर होते हुए भूमध्य सागर तक जाता है। इससे हाइफा, इस्तांबुल और एथेंस ऊपरी एडियाटिक क्षेत्र के उत्तरी इतालवी केंद्र ट्रेस्टे तक इसके साथ जुड़ जाते हैं। इसके आगे मध्य यूरोप और उत्तरी सागर तक रेल कनेक्शन है, जिसके माध्यम से पोलैंड, बाल्टिक देश और उत्तरी यूरोप भी इससे जुड़ सकते हैं। चीन, पाकिस्तान, नेपाल, श्रीलंका, बांग्लादेश और अफगानिस्तान जैसे कई दक्षिण एशियाई देशों में बुनियादी ढांचे में सुधार के लिए अरबों डॉलर का निवेश कर चुका है। इससे चीन का सैन्य प्रभाव भी बढ़ रहा है। ये प्रोजेक्ट अलग अलग क्षेत्रों के लिए नया आर्थिक गलियारा भी बना रहे हैं। उदाहरण के लिए कॉकेशस क्षेत्र में चीन ने मई 2019 में आर्मीनिया के साथ सहयोग पर विचार शुरू किया है। चीनी और आर्मीनियाई पक्षों ने अनेक बैठकें की हैं, अनुबंध पर हस्ताक्षर भी किए हैं, उत्तर दक्षिण सड़क कार्यक्रम शुरू किया है। यूट्यूब की चैनल वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम पर क्रिएटिव कॉमन्स एट्रीब्यूशन लाइसेंस रीयूज अलाउड के अंतर्गत उपलब्ध इस वीडियो में सिंगापुर के प्रतिनिधि इस परियोजना की तारीफों के पुल बांध रहे हैं। आप भी देखिए। I want to turn the microphone to Minister Chan Chun Sing. Singapore is an important gateway to the belt side of the BRI projects, and it's not. What's your view from the perspective of the Singapore as a developed country, as the partner, and also as the financial and technology regional hub? Singapore welcomes the Belt and Road Initiative. Actually, we see the impact at three levels. There's the short-term, medium-term, and a long-term impact. I think the short-term impact is an initiative that connects markets. It facilitates trades. It brings about better quality of living and standards of living for people around the region and across the belt. But that's only the short-term impact. There's actually a more important longer-term, a mid-term impact, which is that, as what the bank governor has said, that it's going to catalyze the local economy. And if this catalytic effect comes about, then there will be a positive feedback loop, not just for the local economy, but also the regional economy and its linkages with China. इसी वीडियो में पाकिस्तान के प्रतिनिधि ने भी बताया है कि इस योजना से पाकिस्तान को कितना फायदा हो रहा है। And use that as one concrete example to understand once there is such a great need of infrastructure, and once we meet the need of infrastructure, what kind of power that will unleash? Today, the China-Pakistan Economic Corridor is basically about infrastructure. We are putting in power plants, highways, railway is being modernized. We have ports are being modernized, airports are being created, and economic zones are being created for export growth. And the results have already started to come in. Our cement industry, there's 56% additional capacity being added. Our construction industry grew by 9.1% last year. Our exports are up 15%. So the knock-on effects are already there. And not only that, we are creating greater investor confidence, and there is a lot of investment coming outside the CPEC, where चीन का बढ़ता सैन्य प्रभाव भारत ही नहीं, पश्चिमी देशों के लिए भी चिंता उत्पन्न कर रहा है। विलियम एंड मैरिज कॉलेज के एड डेटा द्वारा 2023 के एक अध्ययन से पता चला है कि महत्वपूर्ण बीआरआई निवेश से बनाए जा रहे बंदरगाहों का सैन्य उपयोग आसानी से किया जा सकता है। ये बंदरगाह भविष्य के नौसैनिक अड्डों के लिए अनुकूल हो सकते हैं। अकादमिक डेविड एच शिन और जोशुआ ईजनमैन ने 2023 में कहा है कि बीआरआई के माध्यम से चीन अपनी स्थिति मजबूत करके अमेरिकी सैन्य प्रभाव को कम करना चाहता है। अन्य विश्लेषकों को लगता है कि चीन दोहरे उपयोग वाले बंदरगाहों का निर्माण अलग से सैन्य अड्डे स्थापित करने की आवश्यकता से बचने के लिए कर रहा है। चीन के पश्चिमी क्षेत्र उसके तटीय क्षेत्र की तुलना में कम विकसित हैं। बीआरआई से इन क्षेत्रों का सामाजिक आर्थिक विकास भी बेहतर हो सकता है। इससे लगता है कि बीआरआई के लक्ष्यों में आंतरिक विकास और अंदरूनी अशांति को कम करने का लक्ष्य भी है। जियांग और यूनान जैसे विशाल अंतर्देशीय पश्चिमी क्षेत्र बीआरआई के माध्यम से मुख्य धारा से जुड़ रहे हैं। बेल्ट एंड रोड पहल में शामिल होने के लिए अपनी भागीदारी के संबंध में देशों को चीन के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर करना होता है। फूडन यूनिवर्सिटी के ग्रीन फाइनेंस एंड डेवलपमेंट सेंटर के पर्यवेक्षकों के अनुसार
अगस्त 2023 तक 154 देश औपचारिक रूप से बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव से जुड़ चुके थे। बीआरई की फाइनेंसिंग अनेक स्रोतों से की जाती है। पहला है एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक AIIB। इसके समझौते 29 जून 2015 को बीजिंग में हस्ताक्षर किए गए थे। बैंक की अधिकृत पूंजी 100 अरब अमेरिकी डॉलर है। इसका 75% एशिया और ओशेनिया से आएगा। 26.63% मतदान के अधिकार चीन के पास है, इसलिए चीन सबसे बड़ा हितधारक है। बैंक का परिचालन 16 जनवरी 2016 को शुरू हुआ और जून 2016 तक ही इसने 4 ऋणों को मंजूरी भी दे दी। AIIB के ऋण उसकी वेबसाइट पर उपलब्ध हैं और पूरी तरह से पारदर्शी हैं। दूसरा है सिल्क रोड फंड। नवंबर 2014 में शी जिनपिंग ने 40 बिलियन अमेरिकी डॉलर की एक विशेष कोष की स्थापना की है जो बैंकों से अलग है। यह धन उधार न देकर परियोजनाओं में सीधा निवेश करता है। पाकिस्तान में इस्लामाबाद से 50 किलोमीटर दूर करोड़ जल विद्युत परियोजना इसकी पहली परियोजना है। तीसरा स्रोत है चीन निवेश निगम या CIC। यह बुनियादी ढांचा परियोजनाओं में निवेश करके बीआरई में सहयोग करता है। CIC की घरेलू सहायक कंपनी सेंट्रल हुइजिन इसमें मदद करती है। चीन इस समय दुनिया का सबसे बड़ा बायलैटरल ऋण प्रदाता है। वर्ष 2017 में चीन ने सतत वित्त पोषण के लिए G20 परिचालन निर्देशों और 2019 में गुणवत्तापूर्ण बुनियादी ढांचे के लिए G20 सिद्धांतों को स्वीकार कर लिया है। वैश्विक विकास केंद्र का कहना है कि चीन का नया ऋण स्थिरता ढांचा विश्व बैंक और IMF के ऋण स्थिरता ढांचे के समान ही है। अकादमिक जेरेमी गालिक के अनुसार कई गरीब देशों के लिए चीन सबसे अच्छा विकल्प है। पश्चिमी निवेशक और विश्व बैंक पाकिस्तान, कंबोडिया, ताजिकिस्तान जैसे अशांत देशों में निवेश करने के लिए अनिच्छुक हैं। पश्चिमी देशों ने आमतौर पर चीन द्वारा BRI के माध्यम से दिए जाने वाले निवेश के बराबर निवेश की पेशकश नहीं की है। हालांकि अमेरिकी सरकार ने इस पर ऋण जाल कूटनीति होने का आरोप लगाया है, लेकिन शोधकर्ताओं का कहना है कि इस बात के कोई सबूत नहीं है। जॉन्स हॉपकिंस विश्वविद्यालय के अंतर्राष्ट्रीय राजनीतिक अर्थव्यवस्था के प्रोफेसर डेबरा ब्रूटिंगम और हार्वर्ड बिजनेस स्कूल की एसोसिएट प्रोफेसर मैग स्मिथमायर के शोध ने चीन पर लगाए जा रहे ऋण जाल कूटनीति के आरोपों का खंडन किया। उनका कहना है कि चीनी बैंक ऋण पुनर्गठन करने के लिए इच्छुक हैं। किसी भी देश से कोई भी संपत्ति वास्तव में जब्त नहीं की गई है। श्रीलंका के हम्बनटोटा बंदरगाह को कोई महत्वपूर्ण आर्थिक सफलता नहीं मिली है, हालांकि बंदरगाह के माध्यम से शिपिंग बढ़ रहा है। BRI ऋणों को IMF ऋणों और पेरिस क्लब ऋणों की तुलना करते हुए अकादमिक जेरेमी गालिक ने निष्कर्ष निकालना है कि यह मानने का कोई कारण नहीं है कि BRI ढांचा विकासशील देशों के ऋण के लिए पश्चिमी ऋण ढांचों से बदतर है। इस विषय के विद्वानों का कहना है कि चीन के द्वारा वित्त पोषण की चर्चाओं को ऋण जाल से परे जाकर देखना होगा। अगस्त 2022 में चीन ने 17 अफ्रीकी देशों के 23 ब्याज मुक्त ऋण माफ कर दिए। ये ऋण 2021 के अंत में परिपक्व हो गए थे, परंतु अफ्रीकी देश इन्हें लौटाने में सक्षम नहीं थे। इस योजना पर भूमि पर 6 गलियारे बनाए जा रहे हैं। पहला है चीन पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर, जो 62 मिलियन अमेरिकी डॉलर की लागत से पाकिस्तान के परिवहन नेटवर्क के आधुनिकीकरण की योजना है। दूसरा है नया यूरेशियन लैंड ब्रिज, ये पश्चिमी चीन से कजाकिस्तान होकर पश्चिमी रूस तक जाता है। तीसरा है चीन मंगोलिया रूस इकोनॉमिक कॉरिडोर। चौथा है चीन मध्य एशिया पश्चिम एशिया कॉरिडोर, ये टर्की होकर जाता है। पांचवा है चीन इंडो चाइना पेनिनसुला कॉरिडोर, ये चीन से सिंगापुर जाता है। और छठवां है ट्रांस हिमालयन नेटवर्क, ये नेपाल से होकर गुजरता है। चीन रेल एक्सप्रेस के नाम से रेल परियोजनाएं चीन के 60 शहरों को यूरोप के 50 शहरों से जोड़ने के लिए बनाई जा रही हैं। एक सिल्क रोड इकोनॉमिक कॉरिडोर भी बनाया जा रहा है, जो मध्य एशिया पश्चिम एशिया मध्य पूर्व और यूरोप में एक आर्थिक जोन के रूप में काम करेगा और इससे चीन एक बड़ी अर्थशक्ति बनकर उभरेगा। 21वीं सदी की समुद्री सिल्क रोड के नाम पर जलमार्गों का विकास भी किया जा रहा है। ये मार्ग चीन के बंदरगाहों से हनोई, जकार्ता, सिंगापुर, कुआलालंपुर, कोलंबो, माले होकर पूर्वी अफ्रीका में जिबूती जाते हैं। वहां से स्वेज नहर के माध्यम से यूरोप को जोड़ते हैं। चीन के नजरिए से देखें तो अफ्रीका उसके लिए एक बहुत बड़ा बाजार है, इसलिए अफ्रीका के बंदरगाहों का इस परियोजना में शामिल होना महत्वपूर्ण है। चीन जाम्बिया, इथियोपिया, घाना जैसे देशों में बड़ी परियोजनाएं लगा रहा है।
अफ्रीका में चीन ने लगभग 60 बिलियन अमेरिकी डॉलर का निवेश किया है। चीन यूरोप में ट्रिस्टे के बंदरगाह में भारी निवेश कर रहा है। यहां पर उसे न केवल माल के भंडारण की सुविधा मिल रही है, बल्कि यहां से आगे उत्तर यूरोप के शहरों के लिए रास्ता भी मिल रहा है। अंतरिक्ष विश्वविद्यालय के एक अध्ययन के अनुसार ट्रिस्टे से परिवहन करने पर परिवहन की लागत काफी कम हो जाती है। शंघाई से ट्रिस्टे होकर म्यूनिख जाने में केवल 33 दिन लगते हैं, जबकि उत्तरी रास्ते से जाने में 43 दिन लग जाते हैं। चीन आर्कटिक सागर में एक आइस सिल्क रोड भी बना रहा है, जो रूस के साथ व्यापार के नए दरवाजे खोलेगी। इस सब के अलावा चीन ने 2015 में एक डिजिटल सिल्क रोड की घोषणा की है, जो डिजिटल अधोसंरचनाओं के निर्माण का कार्य करेगी और डिजिटल कारोबार में अमेरिका पर निर्भरता को कम करेगी। इस योजना में चीन ने 34 भूमिगत केबल डाले हैं और दर्जनों केबल समुद्र के नीचे भी डाले हैं। चीन 2018 तक इस योजना में 79 बिलियन अमेरिकी डॉलर का निवेश कर चुका था। चीन बिजली के लिए भी चीन के अंदरूनी भागों उत्तर पूर्वी एशिया, दक्षिण पूर्व एशिया, मध्य पूर्व एशिया और पश्चिम एशिया में एक अल्ट्रा हाई वोल्टेज सुपर ग्रिड भी बना रहा है। चीन को अपनी इस परियोजनाओं के लिए विश्व के अनेक देशों से समर्थन मिल रहा है, लेकिन अमेरिका जैसे कुछ देशों ने इसका विरोध भी किया है। डेट ट्रैप के आरोपों के अलावा इस परियोजना पर पर्यावरण को नुकसान पहुंचाने और मजदूर विरोधी होने के आरोप भी लगते रहे। बीआरई से प्रतिस्पर्धा करने के लिए अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया ने मिलकर ब्लू डॉट नेटवर्क के नाम से एक परियोजना शुरू की है। G7 के देशों ने 2021 में बिल्ड बैक बेटर वर्ल्ड इनिशिएटिव शुरू किया है। अमेरिका आज मुक्त और खुली इंडो पैसिफिक रणनीति की वकालत करता है। भारत ने भी समय समय पर बीआरई का विरोध किया है। विशेष रूप से चीन पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर का विरोध भारत करता है, क्योंकि यह भारत की भूमि से होकर गुजरता है। मनोहर पर्रिकर इंस्टीट्यूट फॉर डिफेंस स्टडीज एंड एनालिसिस में 29 सितंबर 2016 को छपे मुकुल सानवाल के आलेख में बताया गया है कि इस परियोजना से पाकिस्तान में लगभग 7 लाख रोजगारों का सृजन होगा और इससे पाकिस्तान के सकल घरेलू उत्पाद में 2 से 2.5% की वृद्धि की संभावना भी है। इसलिए ऐसा नहीं लगता कि भारत के विरोध के बावजूद पाकिस्तान और चीन इस परियोजना पर काम रोकेंगे। YouTube के चैनल स्वर्णिम भारत पर क्रिएटिव कॉमन्स एट्रीब्यूशन लाइसेंस रीयूज अलाउड के अंतर्गत उपलब्ध इस वीडियो में प्रशांत महासागर के देशों के साथ भारत के कुछ रणनीतिक पहलों के बारे में बताया गया है। इसको आप देख सकते हैं। पहले एक दूर की वास्तविकता की तरह लग रहा था, लेकिन हाल ही के दिनों में कोरोना वायरस के कारण जो चीन के विरुद्ध माहौल बना है, उसके कारण भारत सरकार ने चीन को घेरने के लिए इंडो पैसिफिक में राष्ट्रों के साथ आर्मी लॉजिस्टिक एग्रीमेंट करना युद्ध स्तर पर शुरू कर दिया है। इसके अलावा मध्य एशियाई देशों तक पहुंचने के लिए भारत तेजी से विकास कर रहा है। ऊपर चर्चा किए गए सभी देशों ने भारत के साथ जुड़ने और काम करने में बहुत रुचि दिखाई है। इससे भारत को चीन के खिलाफ उचित प्रतिरोध हासिल करने में मदद मिलेगी। इसी प्रकार आप YouTube के चैनल TFI ग्लोबल पर क्रिएटिव कॉमन्स एट्रीब्यूशन लाइसेंस रीयूज अलाउड के अंतर्गत उपलब्ध इस वीडियो में अमेरिका द्वारा चीन की कंपनी CCCC पर लगाए गए प्रतिबंधों के बारे में देख सकते हैं। To impose visa and trade restrictions on the CCCC subsidiaries is a statement of intent from the Trump administration. It shows how the US can cause irreparable damage to Xi Jinping's BRI, a $1 trillion project to establish Chinese hegemony in every corner of the world, from Latin America to West Asia and Africa, and from Europe to Asia Pacific. The US may in the future choose the CCCC subsidiaries involved in BRI projects around the world and sanction them at a breakneck speed. There's no इतना होने पर भी भारत और पश्चिमी देशों के पास चीन की इस परियोजना को वास्तविक रूप से रोकने की कोई बड़ी रणनीति नहीं है। भारत भी पहले इस तरह की योजनाएं बनाना चाहता था, लेकिन भारत के पास पर्याप्त वित्तीय संसाधन नहीं थे। भारत एक अंतर्राष्ट्रीय उत्तर दक्षिण ट्रांजिट कॉरिडोर बनाना चाहता है। सितंबर 2000 में भारत, ईरान और रूस को भारत से जोड़ने के लिए जहाज, रेल, सड़क का एक मल्टी मॉडल लिंक बनाने का प्रयास शुरू किया गया था। अक्षाबाद समझौते में भी एक मल्टी मॉडल परिवहन समझौता शामिल था, जो भारत, ओमान, ईरान और मध्य एशियाई गणराज्यों को जोड़ने के लिए अप्रैल 2011 में किया गया था। लेकिन बंदरगाह विकास के लिए केवल 500 मिलियन अमेरिकी डॉलर का ही निवेश भारत कर पाया है, जो
चीन की बीआरई की तुलना में बहुत कम है। मई 2013 में शी जिनपिंग की भारत यात्रा के दौरान बांग्लादेश, चीन, भारत, म्यांमार आर्थिक गलियारे पर भी चर्चा हुई थी। दोनों देशों ने इस पर एक अध्ययन कराने की सहमति दी थी। यह परियोजना भी बीआरई का ही अंग है। इससे ऐसा लगता है कि चीन भारत को बीआरई परियोजना से जोड़ना चाहता है। टाइम्स ऑफ इंडिया ने 23 नवंबर 2017 में छापा था कि यदि भारत शामिल होना चाहे तो चीन पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर का नाम बदलने के लिए भी तैयार है और भारत की चिंताओं को देखते हुए नाथुला, जम्मू कश्मीर तथा नेपाल से होकर एक कॉरिडोर बनाने के लिए भी तैयार है। इंडिया टुडे में 20 नवंबर 2017 को छपी अनंत कृष्णन की रिपोर्ट में बताया गया है कि शी जिनपिंग ने 2015 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को अलग ले जाकर नेपाल के रास्ते भारत और चीन को जोड़ने का प्रस्ताव किया था। चीन ने तिब्बत में तो रेल लाइनें बिछा ही ली हैं। ये सारी बातें भारत के लिए चिंता का विषय हैं। भारत के लगभग सभी पड़ोसी देश, चाहे वो बांग्लादेश हो, श्रीलंका हो, मालदीव हो या नेपाल हो, सभी चीन के साथ हाथ मिलाने के लिए आतुर दिख रहे हैं। पाकिस्तान तो चीन का मित्र है ही। ऐसी स्थिति में भारत को अपने पास पड़ोस को संभालने के लिए जल्दी ही कुछ करना जरूरी है। सवाल यह है कि क्या हमारे घरेलू राजनेता घरेलू विभाजनकारी भाषणबाजी से ऊपर उठकर भारत की द्रुतगामी प्रगति को देखने के लिए तैयार भी हैं, या हम स्वयं को विश्वगुरु होने का तमगा पहनाकर ही खुश होते रहेंगे और इस बीच चीन हमारे आसपास की दुनिया को कब्जा करता चला जाएगा। तो आज के लिए इतना ही। जल्दी ही फिर मिलेंगे प्रसंग में किसी नए विषय पर नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।